एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, मुनिया और पप्पू। मुनिया बहुत ही बुद्धिमान और चतुर लड़की थी, जबकि पप्पू एक निडर और साहसी लड़का था। दोनों हमेशा मिलकर कुछ न कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहते थे। एक दिन मुनिया और पप्पू ने सोचा कि क्यों न वे गांव के पास वाले घने जंगल की खोज करें। लोगों का कहना था कि उस जंगल में कई रहस्यमयी चीजें छुपी हुई हैं। इस विचार से उत्साहित होकर दोनों ने अपने अपने बैग पैक किए और जंगल की ओर चल दिए। जंगल में चलते चलते मुनिया और पप्पू को एक बड़ा और चमकीला पेड़ दिखाई दिया। यह पेड़ बाकी सभी पेड़ों से अलग था। उसकी शाखाएं सोने जैसी चमक रही थीं और उस पर रंग बिरंगे फल लटक रहे थे। देखो पप्पू, ये पेड़ कितना अजीब और सुंदर है। चलो इसके पास चलते हैं। हाँ मुनिया, मैंने ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा। शायद इसमें कुछ जादू हो। दोनों पेड़ के पास पहुंचे और देखा कि उसके नीचे एक पुरानी किताब पड़ी हुई है। मुनिया ने किताब उठाए और पन्ने पलटने लगी। उसमें कई रहस्यमयी चित्र और शब्द लिखे थे। पप्पू, ये किताब शायद इस पेड़ के बारे में ही है। इसमें लिखा है कि यह पेड़ जादुई है और इसके फल खाने से इंसान को विशेष शक्तियाँ मिल सकती हैं। वाकई, चलो इनमें से एक फल खाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मुनिया ने एक नीला फल तोड़ा और दोनों ने उसे आधा आधा बांटकर खा लिया। तुरंत ही दोनों को अपने शरीर में अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। मुनिया ने महसूस किया कि वह अब किसी भी जानवर की भाषा समझ सकती है, जबकि पप्पू को हवा में उड़ने की शक्ति मिल गई। मुनिया और पप्पू अपनी नई शक्तियों से बहुत खुश हुए। वे जंगल में और आगे बढ़े और उनकी मुलाकात कई जानवरों से हुई। अब मुनिया उन जानवरों की भाषा समझ सकती थी और उनसे बात कर सकती थी। एक दिन उनकी मुलाकात जंगल के राजा शेरू से हुई। नमस्ते शेरू महाराज, हम आपके राज्य में आए हैं और आपकी सहायता चाहते हैं। नमस्ते बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुमने जादुई फल खाए हैं। तुम्हारी शक्तियाँ हमारे जंगल को बुरे राक्षसों से बचा सकती हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगे? शेरू ने उन्हें बताया कि जंगल में एक बड़ा और भयानक राक्षस है जो सभी जानवरों को परेशान करता है और जंगल को नष्ट करने की धमकी देता है। मुनिया और पप्पू ने शेरू को वचन दिया कि वे राक्षस को हराकर जंगल को सुरक्षित करेंगे। मुनिया और पप्पू ने अपने नए दोस्तों जानवरों की मदद से राक्षस के ठिकाने का पता लगाया। राक्षस बहुत बड़ा और डरावना था, लेकिन मुनिया और पप्पू ने हार नहीं मानी। पप्पू ने अपनी उड़ने की शक्ति का इस्तेमाल कर राक्षस का ध्यान भटकाया, जबकि मुनिया ने जानवरों की मदद से उसे घेर लिया। मुनिया ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल कर एक जाल तैयार किया और पप्पू को इशारा किया। पप्पू ने राक्षस को जाल की ओर आकर्षित किया। जब राक्षस जाल में फंस गया तो सभी जानवरों ने मिलकर उसे पूरी तरह से बांध दिया। राक्षस ने हार मान ली और वादा किया कि वह अब कभी जंगल और उसके जानवरों को परेशान नहीं करेगा। मुनिया और पप्पू की बहादुरी और बुद्धिमानी से सभी जानवर बहुत खुश हुए और उनका धन्यवाद किया। मुनिया और पप्पू ने अपनी शक्तियों का सही उपयोग किया और जंगल को सुरक्षित बनाया। शेरू ने उन्हें सम्मानित किया और उन्हें जंगल का संरक्षक घोषित किया। अब मुनिया और पप्पू न केवल गांव में बल्कि पूरे जंगल में मशहूर हो गए थे। उन्होंने जंगल के जानवरों के साथ अपनी दोस्ती को और भी मजबूत किया और हमेशा के लिए नए रोमांचक सफर पर निकलने के लिए तैयार रहते थे। इस तरह मुनिया और पप्पू ने अपने साहस, बुद्धिमानी और सहयोग से न केवल जंगल को सुरक्षित बनाया बल्कि यह सिखाया कि मिलजुल कर कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रवि और अमित दोनों बचपन के दोस्त थे। एक दिन जब रवि को अपने पुराने घर की छत पर कुछ जरूरी सामान लेने जाना था, उसने अमित को साथ चलने के लिए बुलाया। अमित ने खुशी से हामी भर दी। दोनों मिलकर रवि के घर पहुंचे। घर की छत पर सामान देखने के बाद रवि ने कहा, चलो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं और पुरानी बातें करते हैं। अमित ने सहमति जताई और दोनों छत पर बैठ गए। बातों बातों में रवि ने कहा, याद है जब हम छोटे थे कैसे बारिश में स्कूल से लौटते थे और साथ में पत्तों की नावें बनाते थे? अमित हंसते हुए बोला, हाँ, और वह बार बार गिरने वाली नावें। लेकिन हमें कभी गुस्सा नहीं आता था, हमें बस मजा आता था। दोनों ने हंसते हुए उन पुराने दिनों की यादें ताज़ा की। बातचीत के दौरान रवि ने एक पुराना एल्बम निकाल लिया जिसमें उनकी कई तस्वीरें थीं। तस्वीरों को देखकर दोनों की आंखों में चमक थी। रवि ने कहा, आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे एक खास फोटो ढूंढनी है जो मेरे पिता की शादी की है।
शायद वह यहीं छत पर कहीं गिरी हो। अमित ने तुरंत मदद करने का प्रस्ताव दिया। दोनों ने मिलकर छत पर सामान छान मारा और कुछ देर में ही रवि को वह फोटो मिल गई। रवि की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अमित को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे बिना यह संभव नहीं हो पाता। अमित ने हंसते हुए कहा, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बड़े काम भी मिलकर करेंगे। पुराने दिन और पुरानी यादें हमेशा हमारे दिल के करीब रहेंगी। इतना कहते हुए दोनों ने छत से नीचे उतरने का फैसला किया। 1 घंटे की इस छोटी सी मुलाकात में उन्होंने पुरानी यादें ताज़ा की और दोस्ती की नई कस्में खाईं। दोनों समझ गए कि सच्ची दोस्ती समय और दूरी की परवाह नहीं करती। अमित ने रवि को उसके घर के दरवाजे तक छोड़ा और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि ऐसे ही समय समय पर मिलते रहेंगे। इस तरह 1 घंटे की मुलाकात ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी का शीर्षक भूतिया हवेली की रहस्यमय शाम। सोनू और मोनू, 2 घनिष्ठ मित्र, हमेशा नई जगहों पर जाने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन उन्हें एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला जो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। कहते हैं कि वह हवेली भूतिया थी और कई लोग वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करते थे। सोनू और मोनू अपनी साहसिकता की भावना के साथ तय करते हैं कि वे हवेली की रहस्यमय शाम को खुद देखेंगे। वे अपनी छोटी सी टॉर्च, एक कैमरा और कुछ स्नैक्स लेकर हवेली की ओर बढ़ते हैं। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और उसकी खिड़कियां टूट चुकी थीं। हवेली के पास पहुंचते ही दोनों दोस्तों ने अपने कैमरे को चालू कर लिया और हवेली के अंदर घुसने लगे। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास होता है। सोनू ने मोनू से कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मोनू हंसते हुए जवाब देता है, अरे ये सब केवल कहानियां हैं। दोनों ने हवेली की सैर शुरू की। वे पुराने कमरों से होकर गुजरे, एक विशाल और धूल से भरी पुस्तकालय में घुसे और एक पुरानी सीढ़ी के ऊपर चढ़े। अचानक एक अजीब सी आवाज आई। सोनू और मोनू एक दूसरे की ओर देखकर चौंक गए। आवाज कहीं दूर से आ रही थी। दोनों दोस्तों ने आवाज की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वे एक पुराने कमरे के दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर एक पुराना चित्र और एक चमकदार वस्तु पड़ी थी। मोनू ने चित्र को करीब से देखा और कहा, यह चित्र बहुत अजीब है। इसमें एक आदमी और एक औरत खड़े हैं। सोनू ने चमकदार वस्तु की ओर इशारा किया। यह क्या हो सकता है? मोनू ने वस्तु को हाथ में लिया और देखा कि वह एक पुराना लॉकेट था। लॉकेट खोलते ही एक हल्की सी चमक और एक छोटे से संदेश के साथ एक पुराना पत्र बाहर आया। पत्र में लिखा था, मैंने हवेली को हमेशा के लिए छोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब यह हवेली मेरी आत्मा से बंधी है। कृपया मेरी मदद करें। सोनू और मोनू ने तय किया कि वे हवेली में एक रात बिताकर भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे। जैसे ही रात का अंधेरा घिरा, हवेली में अजीब सी आवाजें आने लगी। सोनू और मोनू ने साहसिकता से काम लेते हुए उन आवाजों की ओर बढ़ने का निर्णय किया। वे हवेली के तहखाने में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना चूल्हा और कई पुरानी वस्तुएं पड़ी थीं। अचानक चूल्हा जलने लगा और वहां से एक धुंधली सी आकृति प्रकट हुई। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और वह एक महिला की आत्मा थी। महिला ने कहा, मेरे पति और मैं इस हवेली में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन मेरे पति को धोखा देकर मुझे हवेली से निकाल दिया गया। मेरी आत्मा इस हवेली में बंधी है और मैं शांति की तलाश में हूँ। सोनू और मोनू ने महिला की कहानी को सुना और तय किया कि वे उसकी आत्मा को शांति देने के लिए मदद करेंगे। उन्होंने हवेली के पुराने दस्तावेजों की जांच की और पाया कि महिला का पति हवेली में ही दफनाया गया था। दोनों ने मिलकर महिला के पति के शव को ढूंढने और उसकी सही जगह पर दफनाने का निर्णय लिया। अंततः उन्होंने शव को सही स्थान पर दफनाया और महिला की आत्मा को शांति दी। महिला की आत्मा ने सोनू और मोनू को धन्यवाद कहा और हवेली से उड़कर चली गई। सोनू और मोनू ने हवेली को साफ सुथरा किया और गांव वालों को बताया कि हवेली अब सुरक्षित है।
हवेली अब एक सामान्य जगह बन गई और सोनू और मोनू की साहसिकता की कहानी गांव में मशहूर हो गई। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की पृष्ठभूमि। नावा और डोलसे की पहली मुलाकात एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में होती है। दोनों ही अपने अपने तरीके से जीवन जीने के आदी हैं, लेकिन कुछ समान रुचियों और विचारों के कारण उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। इस कहानी में उनके बीच 2 साल के संवाद और जीवन के अनुभवों का वर्णन है। एक शाम शहर के सांस्कृतिक केंद्र में एक संगीत कार्यक्रम हो रहा था। नावा वहां अपने एक दोस्त के साथ आया था, जबकि डोलसे वहां अकेली आई थी। जब नावा और डोलसे की मुलाकात होती है तो वे तुरंत ही एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। एक संवेदनशील और विचारशील व्यक्ति जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करता है। एक उत्साही और जीवंत व्यक्ति जिसे संगीत, कला और नई चीजें सीखने का शौक है। एक दोस्ती का विकास। समय बीतता जाता है और नावा और डोलसे की दोस्ती मजबूत होती जाती है। वे अक्सर मिलते हैं, बातचीत करते हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। नावा की गहरी सोच और डोलसे की सकारात्मकता एक दूसरे को संतुलित करती है। ये संगीत वाकई अद्भुत है। आपको ये कैसा लग रहा है? संगीत से बहुत प्यार है। यह मेरे लिए आत्मा की आवाज जैसा है। आप यहाँ अक्सर आते हैं? हाँ, जब भी समय मिलता है मैं यहाँ आता हूँ। संगीत में एक खास तरह की शांति होती है जो मुझे हर बार यहाँ खींच लाती है। सही कहा, संगीत हमें जोड़ता है। मुझे खुशी है कि हम यहाँ मिले। बिछड़ने का समय। 2 साल के बाद नावा और डोलसे को अपने अपने जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन इस दौरान उनकी दोस्ती ने उन्हें जीवन के नए अर्थ और मूल्य सिखाए हैं। नावा, तुम इतने विचारशील क्यों हो? कभी कभी लगता है कि तुम दुनिया से दूर किसी और ही दुनिया में रहते हो। शायद। डोलसे, मैं चीजों को गहराई से देखना पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह मुझे भी हल्के फुल्के पल अच्छे लगते हैं। तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है। तुम जीवन को हर कोण से देखते हो। तुम्हारे साथ बात करना हमेशा दिलचस्प होता है। और तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे ऊर्जा देता है। तुमसे बात करके लगता है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। नावा और डोलसे अपने अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती का असर हमेशा उनके जीवन में बना रहता है। वे एक दूसरे को भले ही न देख पाएं, लेकिन उनके बीच की यादें और संवाद हमेशा जीवित रहते हैं। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक कहानी का शीर्षक नवरूप का प्रायश्चित। ये कहानी एक प्राचीन गांव की है जहां एक शैतान नवरूप का आतंक फैला हुआ था। नवरूप का जन्म एक साधारण प्राणी के रूप में हुआ था, लेकिन गलत रास्ते पर चलकर उसने शैतान का रूप धारण कर लिया। उसकी आत्मा में बुराई का निवास था और वह लोगों को डराने और उनका नुकसान करने में आनंद महसूस करता था। हालांकि उसकी कहानी सिर्फ बुराई की नहीं, बल्कि प्रायश्चित की भी है। मुख्य पात्र। 1. नवरूप, एक शैतान जो गांव में रहता है। 2. मलय, गांव का एक बहादुर युवक। 3. साधु बाबा, एक ज्ञानी संत जो नवरूप को सुधारने की कोशिश करते हैं। 4. गांव के लोग जो नवरूप के डर में जीते हैं। 5. मलय की मां जो एक दयालु और धार्मिक महिला है। कहानी का आरंभिक भाग। गांव शांतिवन में सभी लोग शांति से रहते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों के घरों में अजीब आवाजें आती, बच्चों के खिलौने गायब हो जाते और जानवर अचानक बीमार पड़ जाते। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह सब नवरूप नामक शैतान की करतूत है, जो गांव के पास के जंगल में रहता है। यह नवरूप एक शैतान है। हम उसे रोकने का कोई उपाय खोजने होंगे। मुखिया जी, मैं इस शैतान से नहीं डरता। मैं उससे मिलूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि वह गांव वालों को परेशान करना बंद करे। बहादुरी अच्छी बात है मलय, लेकिन नवरूप एक शैतान है। उससे समझौता करना असंभव है। कहानी का मध्य भाग। मलय जंगल की ओर निकल पड़ता है।
वह जानता है कि नवरूप से मिलना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वह अपने गांव को बचाने के लिए तैयार है। जंगल में उससे नवरूप का सामना होता है। नवरूप एक बड़े और भयानक रूप में प्रकट होता है। उसकी आंखों में क्रोध और बदला लेने की भावना होती है। तू कौन है जो मुझसे मिलने आया है? क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता? मैं मलय हूँ, शांतिवन का निवासी। मैं यहाँ तुझसे अपने गांव को छोड़ने के लिए कहने आया हूँ। तेरा डर गांव वालों के लिए असहनीय हो गया है। तू मुझसे गांव छोड़ने के लिए कह रहा है? हाँ, मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि इंसानों ने मुझे इस रूप में बदलने पर मजबूर किया। क्या मतलब? तुझे इंसानों ने इस रूप में बदल दिया? हाँ, मैं कभी एक साधारण प्राणी था, लेकिन लोगों की नफरत, धोखा और लालच ने मुझे शैतान बना दिया। अब मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। लेकिन हर इंसान बुरा नहीं होता। अगर तू सच में अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना चाहता है तो मैं तुझे मदद कर सकता हूँ। मलय साधु बाबा की मदद से नवरूप को उसकी पुरानी जिंदगी की याद दिलाने का प्रयास करता है। वे उसे उसकी अच्छाइयों और पुराने अच्छे कामों की याद दिलाते हैं। नवरूप को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह प्रायश्चित करने का निर्णय लेता है। वह गांव को छोड़ने से पहले अपनी सारी बुरी ताकतों को त्याग देता है और साधु बाबा के पास जाकर अपनी आत्मा की शुद्धि करवाता है। मलय, तेरा धैर्य और साहस मुझे एक नई दिशा दिखा गया। मैं अपने पुराने रास्ते पर लौटना चाहता हूँ। बेटा, हर आत्मा में सुधार की गुंजाइश होती है। अगर तू सच में अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता है तो हम तुझे माफ कर सकते हैं। नवरूप, अगर तू सच्चे दिल से बदलना चाहता है तो हम तुझे माफ करते हैं। नवरूप अपनी बुरी आदतें छोड़कर साधु बाबा के साथ तपस्या करने चला जाता है। गांव में फिर से शांति स्थापित हो जाती है और मलय गांव के लिए एक नायक बन जाता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हर किसी में अच्छाई की एक चिंगारी होती है और सही मार्गदर्शन से कोई भी व्यक्ति अपने बुरे रास्ते को छोड़ सकता है। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।